दोस्तों, मजबूरी में हर इंसान को कभी न कभी उधार लेना पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में मैं उस कैटेगरी के लोगों की बात करूंगा जिन्होंने अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाले या किसी साहूकार या मनी लेंडर से पैसा उधार लिया। यानी बैंक से उधार नहीं लिया, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से उधार नहीं लिया, किसी प्राइवेट व्यक्ति से पैसा उधार लिया, रोकड़े में उस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया और आपने वो पैसा ले तो लिया, लेकिन अब आप उस उधार के जाल में फंस चुके हो। जब मैं कहता हूँ कि आप उधार के जाल में फंस गए हो, तो पहले समझ लेते हैं कि फंसना जो शब्द है इससे क्या मतलब है। आमतौर पे मैं लोगों को 3 तरीके से फंसा हुआ महसूस करता हूँ। एक वो लोग हैं जिन्होंने उधार पैसा लिया उस समय सामने वाले को ब्लैंक चेक भी साइन करके दे दिया सिक्योरिटी के तौर पे, और अब वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस चेक में अनाप शनाप पैसे भरूंगा और इस चेक को बाउंस करा दूंगा और आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करूंगा। एक तो वो व्यक्ति फंस गए हैं। दूसरे वो व्यक्ति फंस जाते हैं जिन्होंने चेक तो नहीं दिया है, परंतु हो सकता है उन्होंने कोई लोन एग्रीमेंट साइन कर दिया हो, कोई प्रोमिसरी नोट साइन कर दिया हो, या डायरी में कहीं पे लिख दिया हो कि मैंने पैसा उधार लिया है, और इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट उन्होंने बना दिया हो। तीसरा वो लोग हैं जिन्होंने हो सकता है कि अपने प्रॉपर्टी पेपर गिरवी रख दिए हों सामने वाले के पास, या और ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज़ रख दी हो, कोई सोना रख दिया हो या कोई इस प्रकार की चीज़ गिरवी रख दी हो। एक फोर्थ कैटेगरी भी है इनफैक्ट, और फोर्थ कैटेगरी ये है कि उन्होंने ना तो चेक दिया है, ना एग्रीमेंट दिया है, ना कोई चीज़ गिरवी रखी है, परंतु जिससे पैसा उन्होंने उधार लिया था वह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति है, और अब वह आपको जिसने उधार लिया है तरह तरीके से धमका रहा है, डरा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है और बदनामी करने का प्रयास कर रहा है। तो ये 3-4 कैटेगरी में मैं मानता हूँ कि आप फंस गए। ये सब कहने के बाद और इस वीडियो में आगे चर्चा करने से पहले कि आप इस जंजाल से कैसे निकल सकते हो, बेसिक नैतिकता ये कहती है कि किसी व्यक्ति ने अगर आपकी मजबूरी के समय में मदद की थी तो आपको उसके पैसे लौटाने ही चाहिए। परंतु यदि वह सामने वाला व्यक्ति तरह तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है, झूठे मुकदमों में फंसा रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और आपके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा है और आपके साइन किए हुए कागजों को दुरुपयोग कर रहा है, तब नेचुरली अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको कुछ उपाय लेने ही पड़ेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ कैश में लिए हुए पैसे की जो ट्रांजैक्शन है उसे कवर करूंगा। अगर आपने पैसे उधार में चेक से या सामने वाले ने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे उसके जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम रोकड़ा जो नकद लेन देन है, जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है भारत में कि भाई सब लोग तो बैंक के पास जाते नहीं है, पैसे ले लिए रिश्तेदार से, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कानूनी प्रावधानों को जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 20,000 रुपये से ऊपर की राशि को नकद में उधार देना या लेना दोनों ही अनलॉफुल हैं। उस पे पेनल्टी का प्रावधान है। 20,000 रुपये से ऊपर ना तो पैसा नकद में उधार दिया जा सकता है, और ना ही अगर आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो 20,000 से ज़्यादा की रीपेमेंट आप नकद में कर सकते हो। तो अगर आप किसी ऐसे केस में फंसे हुए जिसमें वो रकम 20,000 से ज़्यादा है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट की रिलेवेंट सेक्शन, शायद सेक्शन 269 है, उसकी जो सब सेक्शन है उसका उल्लंघन है। पहली बात। दूसरी कानूनी बात ये है आपके फेवर में कि कोई भी व्यक्ति पैसा ब्याज पे उधार देने का काम कानूनी रूप से अगर करना चाहता है तो उसे मनी लेंडिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अपने राज्य में जो भी कानून है उसके हिसाब से तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या जो साहूकारी लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा। बिना मनी लेंडिंग एक्ट के अंतर्गत मनी लेंडिंग का लाइसेंस लिए बिना पैसे को ब्याज पे उधार देने का व्यवसाय करना गैर कानूनी है। ये दूसरी बात है जो आपको फेवर करेगी। तीसरी बात ये है
कि अगर मनी लेंडिंग एक्ट का लाइसेंस किसी व्यक्ति के पास है भी, मान लिया जाए 99% केसेस में तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जिससे उधार लिया होगा उसके पास मनी लेंडिंग एक्ट का लाइसेंस होगा, फिर भी है या नहीं है, कोई भी ऐसी ब्याज की दर वसूलना किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर जो कि सुनने में अनुचित लगती हो, सामाजिक न्याय के विरुद्ध हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, वह भी गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में पैसा ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे 36%, 40%, 50% ब्याज लोगे। आप एक नॉमिनल रेट से ब्याज ले सकते हो। तो मनी लेंडिंग एक्ट में इंटरेस्ट कितना लिया जाना चाहिए, ब्याज कितना लिया जाना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो अगर आपसे कोई अनाप शनाप इंटरेस्ट ले रहा है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और यह भी गैर कानूनी है। नेक्स्ट कानूनी बात जो आपकी मदद कर सकती है वो ये है कि जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है वह व्यक्ति एक्चुअल में क्या काम करता है। क्या वह कोई सरकारी अधिकारी है या वह कोई दुकानदार है या उसका काम ही सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ब्याज पे पैसे देना है लोगों से और सूदखोरी करना है। तो वो व्यक्ति अगर रोकड़ा उधार दे रहा है, चेक से पेमेंट नहीं कर रहा है उधार की, और आपको 10 लाख दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, कितने भी दे रहा है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी आय का स्रोत क्या है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो उसके पास इतना पैसा नकद में उधार देने के लिए कहाँ से आया, ये एक कानूनी पॉइंट है जिसके बारे में इनकम टैक्स विभाग या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आप संपर्क कर सकते हो। उसकी ITR की जांच की जा सकती है और वह व्यक्ति खुद इस जांच से मुसीबत में पड़ सकता है। इस प्रकार के उधार लेन देन में जब आप पैसा वापस करते हैं तब अगर आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली कोशिश तो ये करिए कि भले ही आपने उधार में पैसा नकद में उधार ले लिया हो, लेकिन जब आप रीपेमेंट करें तो अपने अकाउंट से ही उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करिए। पैसा अकाउंट में रीपेमेंट करिए, कोशिश करिए कि अकाउंट में रीपेमेंट हो। उससे एक सबूत रहेगा कि वो पैसा आपने उसको दिया। अगर अकाउंट में रीपेमेंट की किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे प्रॉपर लिखवाइए कहीं पे डायरी पे, या उनसे कोई रसीद प्राप्त कीजिए उनकी राइटिंग में कि इतना पैसा उनको मिल गया है और इतना बकाया है, कोई हिसाब किताब उनसे लिखवाइए। तीसरा, यदि वह व्यक्ति गुंडागर्दी ही कर रहा है और जान से मारने की या अन्य कुछ धमकियां दे रहा है तो आप अपने घर के बाहर और अपनी दुकान व्यवसाय के बाहर जहां पर भी है CCTV कैमरे लगाइए ताकि कोई भी इस प्रकार की घटना घटे तो वो रिकॉर्ड हो सके और आप समुचित पुलिस कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ कर सको। किसी का पैसा अगर आपने उधार ले लिया और आप वापस नहीं दे पा रहे हो तो पैसा उधार लेके वापस ना दे पाना किसी परिस्थिति की वजह से अपने आप में कोई चीटिंग का ऑफेंस नहीं है, अपने आप में ये कोई पुलिस केस नहीं बनता है। हाँ, अगर आपकी नीयत ही शुरू से खराब थी कि मुझे पैसा उधार लेना है और देना ही नहीं है और आपने फ्रॉड करके सामने वाले से पैसा उधार ले लिया है और वो सिद्ध कर पा रहा है इस बात को कि आपने पैसा उधार लिया है, तो चीटिंग की FIR भी आपके खिलाफ दर्ज हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन जो बार बार अक्सर पूछा जाता है मुझसे कि हमने कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया है, पैसे उधार में ले लिए थे, लेकिन सामने वाला जब हमें फ़ोन करता है तो आजकल हर फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है, तो उसके पास ऐसी बहुत सारी हमारी कन्वर्सेशन होगी जिसमें हमने ये माना हुआ है कि हमने पैसा उससे उधार लिया था, या ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट होगी, या हो सकता है ऐसा कोई ईमेल भी हो, तो या हमने डायरी में हाथ से लिखा हुआ है कि इतने रुपए प्राप्त किए इतनी तारीख को। तो इन चीज़ों की क्या लीगल वैलिडिटी है, ऐसा मुझसे पूछा जाता है। देखिए, एज एन एविडेंस अगर सबूत के तौर पे बात की जाए तो इन सभी चीज़ों की लीगल वैलिडिटी है। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B के अनुसार एक सर्टिफिकेट अगर सामने वाला देता है कोर्ट में कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं, व्हाट्सएप हैं या ईमेल हैं या फ़ोन रिकॉर्डिंग है, मैंने इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो वो उसमें अगर आपकी आवाज़ है, आपने चैटिंग की है, आपके नंबर से ही चैटिंग हुई है, आपने उसमें मान रखा है, तो वो एक सबूत के तौर पे कोर्ट में एडमिसिबल है, उसको माना जाएगा। आपको सावधानी हमेशा ये रखनी है कि अगर इस प्रकार के लेन देन की कोई बातचीत है तब
आप सीधा सीधा स्वीकार ना करने की बजाय उसको डिस्प्यूटेड अमाउंट वर्ड बोल सकते हो या डिस्प्यूटेड अकाउंट वर्ड बोल सकते हो। डिस्प्यूटेड भी इसलिए कह रहा हूँ कि उधार है, ये डिस्प्यूटेड ना भी हो, लेकिन उस पर जो ब्याज लिया जा रहा है या मांगा जा रहा है या वो जितने पैसे ज़्यादा मांग रहा है वो अमाउंट डिस्प्यूटेड हो सकता है। तो आप डिस्प्यूटेड अमाउंट लेन देन की बात करिए, इस वर्ड को यूज़ कीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल नहीं जाऊंगा। सेक्शन 23 ये कहती है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया है जिसका उद्देश्य या जिसका प्रतिफल, यानी आपको उस एग्रीमेंट से क्या मिला या उसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य उस एग्रीमेंट को करने का, वो किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित हो कि भाई किसी कानून ने मना कर रखा उसको, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट ने मना कर रखा है कि 20,000 रुपये से ऊपर का लेन देन नहीं करना, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जैसे मैंने कहा था ज़्यादा ब्याज लेना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, समाज के विरुद्ध है वो। तो और भी कुछ प्रोविजंस हैं इस सेक्शन के अंदर। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बना भी लिया जाता है तो वह जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के कारण वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अर्थात ऐसा माना जाएगा कि ये एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर उधार लेते समय आपने कोई ब्लैंक स्टैम्प पेपर साइन कर दिया था तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ कि उससे कैसे निपटना चाहिए, या किसी एग्रीमेंट से आपसे साइन करवा लिए गए थे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे रहा हूँ, आप